नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर। राजभवन में अर्जी, अब राज्यपाल की क्या है मर्जी। सियासत में ये सवाल 4 महीनों से घूम रहा है। मर्जी वाली बात तो राजनीति के केंद्र में है, लेकिन सवाल ये कि आरक्षण के इंतजार में बैठे युवाओं को अपने सवाल का जवाब आखिर कब मिलेगा कि आरक्षण कब। आज फिर नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के पास सत्ताधारी दल के मंत्री और विधायक पहुंचे, जिसके बाद शुरू हुआ आरक्षण पर सियासत का एक और दौर। लेकिन सवाल वही कि आखिर आरक्षण कब। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण आखिर कब। आरक्षण पर कब आएगी अंतिम तारीख। आरक्षण पर असमंजस कब तक। छत्तीसगढ़ में आरक्षण आखिर कब। थोड़े अंतराल के बाद एक बार फिर ये मुद्दा गूंजने लगा है। शायद सत्ताधारी दल इस अंतराल में इंतजार कर रहा था कि नए राज्यपाल पर शुरू से ही चढ़ाई न की जाए, लेकिन आखिरकार नए राज्यपाल के पदभार ग्रहण करने के 34 दिन बाद सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री आरक्षण की अर्जी लेकर राजभवन पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ, सुनिए सूबे के मंत्री गवासी लखमा से। हम लोग बहुत दिन के बाद पहले वाला राज्यपाल से हम लोग मिले थे। आज दूसरा राज्यपाल आया है, उनसे हम लोग आदिवासी समाज, ST पिछड़ा वर्ग के लोग, विधायक लोग आए थे। थोड़ा गंभीर चर्चा हुआ है। हर राज्यपाल महोदय ने चर्चा के अनुरूप, हमारा मंत्रणा के अनुरूप थोड़ा आश्वासन नहीं मिला है। 6 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने गए मंत्री गवासी लखमा ने जो कहा, इस पर सियासत छिड़ी है। कांग्रेस का आरोप वही कि राज्यपाल राजनीतिक दबाव में है, जिस पर विपक्ष हमलावर है। राज्यपाल सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद होता है। राज्यपाल नियम, कायदे, कानून से काम करते हैं, राज्य सरकार के निर्देश पर नहीं। जो प्रक्रिया है, मान्य परंपरा है, उसके आधार पर करते हैं। विधि विशेषज्ञों की राय लेकर अपनी बात करते हैं। इस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणी गवर्नर के ऊपर किया जाना छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलता है। हिंदुस्तान में और कहीं राज्यपाल के ऊपर इस प्रकार की कमेंट नहीं होती। विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित आरक्षण विधेयक पर राजभवन की मुहर ही लाखों युवाओं का भविष्य तय करेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होगा कब। छत्तीसगढ़ में पिछले 4 महीने से यही सवाल तैर रहा है। अब देखना यह है कि नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की ओर से आरक्षण विधेयक पर पहला स्टैंड क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर अब करेंगे चर्चा, क्योंकि आरक्षण एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एक बार फिर से इस पर सियासत का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ में बीजेपी से केदार गुप्ता जुड़ गए हैं, नितिन भंसाली कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले नितिन जी, आपका रुख करूंगी। आज फिर राजभवन में अर्जी लगाने आप पहुंचे और वापस लौटे तो मंत्री गवासी लखमा ने कहा कि हमारी मंशा के अनुरूप आश्वासन नहीं मिला। तो क्या लगता है कि पहली बार में ही भांप लिया कि काम तो नहीं होने वाला है, या ये भी अटकेगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, जब नए गवर्नर साहब ने शपथ ली, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनसे मिले। आज हमारे वरिष्ठ विधायक, लगभग 15 से अधिक विधायकों ने राज्यपाल जी से मुलाकात की। हमें इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य की चिंता है तृप्ति, और हमने उस चिंता के तहत जो विधेयक विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ है, और यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित भी कैसे हुआ, जहां बीजेपी के विधायकों ने समर्थन दिया, 14 विधायकों ने, तभी तो पारित हुआ। और गवर्नर मैडम ने, इसके पहले जो गवर्नर थी, इनके पहले, इन्होंने खुद कहा था कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए और
ये जो आपका विधेयक है ये पास करके मुझे भेजिए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी, पारित कर दूंगी। पर ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद भी एक विसंगति इसमें देखने को मिली कि जहां पर विधानसभा से कोई विधेयक पारित होता है और गवर्नर हाउस जाता है तो उसमें जो है यदि कोई कम ज्यादा हो कोई चीज या कोई त्रुटि हो तो उसको विधानसभा को क्वेरी लगा के वापस भेजा जाता है। पर देखिए छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर विधेयक जो है ये पारित होकर गवर्नर हाउस विधानसभा से गया, पर माननीय गवर्नर मैडम ने जो क्वेश्चन पूछे, 10 क्वेश्चन जो पूछे विभागों से पूछे, तो विभाग जो थे वो विधानसभा से भी बड़े हो गए। उसके बावजूद भी हमने 10 सवालों के जवाब जो थे कांग्रेस ने, राज्य सरकार ने गवर्नर मैडम को भेज दिए, पर उस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। नए राज्यपाल आए, एक नई उम्मीद जगी, प्रदेश के भविष्य की चिंता है, युवाओं की फिक्र है, तो उस उम्मीद के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी भी आग्रह कर चुके हैं। आज हमारे 15 से अधिक विधायकों ने भी राज्यपाल महोदय से मिलकर आग्रह किया है कि वे हस्ताक्षर कर दें, और हम भी इस टीवी चैनल में इस डिबेट के माध्यम से करबद्ध निवेदन करते हैं महामहिम राज्यपाल जी से कि आप इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें, और भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करते हैं कि वो राजभवन को राजनीति का अखाड़ा न बनाए, इस विषय में राजनीति न करें, बल्कि सकारात्मक सहयोग करते हुए इस विधेयक के लिए जाकर इनके विधायक और इनकी पार्टी राज्यपाल महोदय से जाकर भी ये भी रिक्वेस्ट करें, क्योंकि देखिए नारायण चंदेल और आपके अरुण साहब ये दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। दोनों ओबीसी वर्ग से आने के बावजूद आरक्षण का विधेयक लटका हुआ है, तो ये किसके साथ अन्याय कर रहे हैं? अपने समाज के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, साफ प्रतीत होता है। और पहली बार में आप आकर कहते हैं कि हमको भरोसा वैसा नहीं मिला। खैर इस पर आपसे जवाब लूंगी मैं। केदार गुप्ता जी आपका रुख करती हूँ। केदार जी, आरक्षण तो आपके लिए एक बड़ा मुद्दा था, लगातार आंदोलन, लगातार आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, सरकार को घेरा, जिसके बाद विधेयक लाया गया, सर्वसम्मति से पास भी करवाया। अब जब बारी है कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर होने चाहिए, नए राज्यपाल आए हैं, आप लोग नहीं गए, आप क्योंकि रास्ता तो वहीं से निकलेगा ना, आरक्षण तो आप भी चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ये मांग करती है कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्ष पे है, परंतु संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ना माननीय भूपेश बघेल जी हैं, ना मेरे भाई कह रहे थे नारायण चंदेल जी प्रयास करें, और ना ही माननीय अरुण साव जी, कोई संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान पूरा लिखित है, और यहाँ पर भूपेश बघेल जी की सरकार मनमानी से काम कर रही है। जैसे छोटे उदाहरण मैं आपको दे दूं, मोहन मरकाम जी ने कहा डीएमएफ में 9 करोड़ का घोटाला हुआ। माननीय जयसिंह अग्रवाल जी जो मंत्री हैं कैबिनेट के, उन्होंने कहा कि घोटाला हो रहा है। तो घोटाले कब होते हैं? जब संविधान और कानून से अलग हटकर कोई काम होता है। तो यहाँ पर तो काम ऐसा हो ही रहा है, जहां पर मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड मुझे दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो ये प्रदेश में सारे काम कानून से हट के हो रहे हैं, और विधानसभा में चर्चा हो रही है। आरक्षण का मामला भी अगर एकदम स्पष्ट है संविधान में, 50% से ऊपर अगर आरक्षण होता है तो आपको 9वीं अनुसूची में शामिल करने केंद्र को भेजना होता है। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद आप 50% से ज्यादा आरक्षण ला सकते हैं। ये भूपेश बघेल जी भी जानते हैं, मुख्यमंत्री हैं, परंतु उन्होंने सीधा आरक्षण सीधा राज्यपाल जी के पास भेज दिया। भेजना था उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। और दूसरी बात बता दूं, इन्होंने 58% राज्य में आरक्षण लागू था, उसके लिए अपने ही नेता से हाई कोर्ट में अर्जी लगवाई कि इसे निरस्त किया जाए, 58% नहीं होना चाहिए, और 58% को हटाने के लिए जब कोर्ट गए तो क्यों वहां पर दलील के लिए बड़े, उसके बाद राजभवन चर्चा लंबी विधानसभा में रास्ता निकले। आप दोनों से दोबारा मैं जोड़ूंगी, लेकिन हमारे साथ में राजेश जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आरक्षण का जो मसला है छत्तीसगढ़ में, बीते 4 महीने से इंतजार है कि आखिर आरक्षण पर हल क्या होगा। घमासान मचा है, समाधान नहीं निकल रहा। क्या ये कहा जाए कि राजभवन में अर्जी तो लगा रही है सरकार, लेकिन क्या राज्यपाल की मर्जी ही माना जाए इस पर फैसले को? आपका ऑडियो क्लियर नहीं हुआ मैम। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है राजेश जी? हाँ अब आएगा जी, बताइए मैम प्लीज। ठीक।
जो आरक्षण का मसला है वो बीते 4 महीने से छत्तीसगढ़ में अटका है। अब एक नए राज्यपाल ने पदभार ग्रहण किया, 24 दिन हुए हैं, एक बार फिर से मंत्री और विधायक पहुंचे। क्या लगता है कि ये जो आरक्षण का मामला है, राजभवन में अर्जी तो जाती है, लेकिन क्या ये राज्यपाल की मर्जी पर ही निर्भर करता है, जो छत्तीसगढ़ में पूरा सूरत हाल दिख रहा है आरक्षण को लेकर 4 महीने से? नहीं, देखिए, ये जो संवैधानिक रूप से आप बोलिए तो राज्यपाल ही करेंगे इसको, और पिछले राज्यपाल ने के आग्रह पर ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें सारे दलों ने सर्वसम्मति इसको पारित किया था। अब जो आरोप लगाए या 9वीं अनुसूची में ले जाने, जैसा भी जिक्र किया कि 9वीं अनुसूची में लाना चाहिए था, इस तरह की आपत्ति यदि थी तो उस टाइम विधानसभा में करना चाहिए था। दूसरा, अब ये जो मामला आगे बहुत कुछ तरफ डिपेंड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के, बहुत मामला बहुत ज्यादा जी बिल्कुल। चले, कुछ तकनीकी त्रुटि हो रही है, तकनीकी कमी की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा जोड़ेंगे राजेश जी के पास में। नितिन जी, आप लोग गए, लगातार आरक्षण के मुद्दे को उठाया। जो सवाल बीजेपी उठा रही है कि आपको राज्यपाल के पास नहीं भेजना था, 9वीं अनुसूची के पहले केंद्र के पास भेजना था, फिर शायद आता, तो क्या ये प्रक्रिया आपको मालूम नहीं थी या बीजेपी का सवाल गलत है? इन्होंने 50 से 58 किया, तब इनको क्या प्रक्रिया मालूम थी? हमने तो प्रक्रिया के तहत किया है तृप्ति। इनको क्या मालूम थी? लंगड़ा विधेयक इन्होंने 2012 में जो पेश किया था, वो लंगड़ा विधेयक 2018 में ध्वस्त, मतलब 2018 तक इनकी सरकार रही, जो अभी हाई कोर्ट में ध्वस्त हुआ। और इन्होंने 2012 से 2018 तक जो गलतियां की, इन्होंने एक आयोग, ननकीराम कंवर के उसमें अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट नहीं दी। मैं बता दूं, एफिडेविट तक जो दिए गए थे वो भी सही तरीके से इन्होंने पेश नहीं किए थे। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट नहीं थी। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? आज प्रदेश के युवाओं को। हमने पूरा दम लगाया, पर इस लंगड़े विधेयक को हम नहीं बचा पाए, तो हमने इसमें रास्ता निकालकर माननीय गवर्नर मैडम के निर्देश पर हमने विधानसभा का सत्र बुलाया। राज्य सरकार ने सत्र में इस विधेयक को पेश किया, सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ, गवर्नर के पास आया, और लगातार हम आग्रह ही कर रहे हैं। नए राज्यपाल पर राजनीतिक दबाव है, कैसे? नहीं, राजनीतिक दबाव है, ये शंकाएं कैसी होती है? इतनी अभी हाल ही में कल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। ऐसी चीजें जब होती हैं तब शंका तो होती है, पर हम अभी इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहे, हम तो करबद्ध निवेदन कर रहे हैं भविष्य के लिए। तो भाजपा को भी बोलते हैं कि भाई राजभवन को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। लेकिन सवाल मेरा सीधा फिर से आपसे, वो अभी तक टिप्पणी नहीं होती थी, अभी हो रही है। आरक्षण को लेकर हो हल्ला तो आपने मचाया था। बहुत स्पष्ट है। 2012 में भी विधानसभा से विधेयक पारित हुआ और 58% आरक्षण हमारी सरकार 2018 तक थी, लगातार दिया जा रहा था। उसके बाद जैसे ही भूपेश बघेल जी की सरकार आई, इन्होंने हाईकोर्ट में आपत्ति लगवाई अपने आदमी से। थोड़ा शांत रहो भाई, कोई आपत्ति नहीं लगाई है। आपत्ति 20 लोग दशहरे के दिन नितिन जी क्यों घबरा रहे हैं आप? फिर हाईकोर्ट में उसके बाद इन्होंने बराबर दलील नहीं रखी कि 58% क्यों उचित है। इनके कोई वकील खड़े नहीं हुए, लगातार हमने जवाब दिए हैं। मैं तो 2012 से 18 तक का हिसाब मांगता हूं। ये सरकार हार गई तो उसके बाद ये सरकार चाहती नहीं आदिवासी भाइयों को आरक्षण मिले, ओबीसी को आरक्षण मिले। उसके बाद 9 दिन चले अढ़ाई कोस वाली ही सियासत हो रही है दोनों तरफ से। बात पुरानी हो चुकी है, बात अभी की है कि अभी कैसे रास्ता निकलेगा। खैर, दोनों ही से जवाब नहीं मिल पा रहा। मैं एक बार फिर राजेश जी के पास जाऊंगी। राजेश जी, उस वक्त आप जो बात कह रहे थे वो कंप्लीट करिएगा। दूसरी बात ये कि प्रक्रिया क्या कहती है? कहना चाहता हूँ। ठीक है, बोलिए केदार जी जल्दी से, फिर राजेश जी बोलेंगे। देखिए, एक लाइन है, बात नई और पुरानी नहीं होती। बात तो संविधान की एक किताब लिखी हुई है 1947 और 1950 से लगातार अम्बेडकर ने लिखा है। वो संविधान के अनुरूप चलना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आपके प्रदेश आपके
ज्यादा बेहतर बता पाएंगे राजेश जी। राजेश जी, नियम प्रक्रिया क्या कहती है दूसरे राज्यों के मुकाबले जहां ज्यादा आरक्षण अभी लागू हो चुका है, उसके मुकाबले छत्तीसगढ़ में मुश्किल क्यों है? क्या कहता है आपका विश्लेषण? नहीं, कुछ राज्यों में जिन्होंने बढ़ाया वो ऑलरेडी अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। या छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप बात करिए तो हाई कोर्ट के स्तर पे तो रिजेक्ट हो गया है 58% आरक्षण। अभी पूरा मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जैसे 23 तारीख को सुनवाई है उसकी। उसमें दो चीजें तय होनी है कि 58% का जो आदेश हाईकोर्ट ने खारिज किया है वो सही है या नहीं है। दूसरी चीज जो बस्तर और सरगुजा में जो 100% आरक्षण वाला मामला था उसमें भी कुछ प्रकाश पड़ेगा इस मामले में। लेकिन अभी जहां तक राज्यपाल को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उससे आप राजनीति से आप अलग हट जाइए। तो हाईकोर्ट ने भी माना है कि राज्यपाल के पास अधिकार है कि जब तक वो संतुष्ट नहीं होते तब तक वो विधेयक को रोक सकते हैं। जी ठीक, जैसे अब जो बीजेपी आरोप लगा रही है संतुष्ट कब होते हैं और रास्ता क्या निकलता है, कब होते हैं, हाँ, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त समाप्त हो चुका है, चर्चा अनंत है इस पर और चर्चा लगातार करेंगे, लेकिन सवाल रहे कि आरक्षण आखिर कब। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।